पहला सौदा 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई और मेरे साथ हैं शैल भटनागर साहब। कैसे हेमंत जी? आप बताइए कैसा व्यू है, क्या देख रहे हैं खास बाजार में? बाजार थोड़ा डिफेंसिव है लेकिन हल्की हल्की महक है तेजी की कुछ काउंटर्स में। फार्मा में आप देखिए बड़ा अच्छा बॉटम से थोड़ी बहुत बाइंग चल रही है। लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, मिड कैप फार्मा में आप नेटको देखिए, इप्का लैब्स देखिए, ये सब जो है थोड़ी बहुत बाइंग चल रही है। लेकिन बाजार का जो पहला घंटा है वो ऑलमोस्ट डिफेंसिव था। आपने देखा बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हरा निशान आया लेकिन अभी थोड़े ऊपर लेवल से वापस बैंक निफ्टी में गिरावट का दौर चल रहा है। लेकिन ऑल एंड ऑल जो 2 दिन की हमने काफ़ी अच्छी बिकवाली देखी थी उसके बाद थोड़ी राहत, थोड़ी सांस, एक्सपायरी करीब आए जा रही है मंथली और वीकली दोनों। उस हिसाब से लोग जो शॉर्ट्स हैं वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे नहीं क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो बाजार में है वो ऊपर की तरफ ही है। ठीक बात है। तो फार्मा स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग हो रही है और लेकिन ऊपर में देखिए इंडेक्स अटक भी रहा है, ये भी सच है। मिड कैप इंडेक्स देखिए लाल निशान में फिसल गया है फिर से और बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से अब धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी काफ़ी देर तक टिका रहा और अब करीब 70 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। चंदन जी बताइए कैसे देख रहे हैं मार्केट की आज के मूव को पहले 1 घंटे के? जी देखिए मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग हुई बट ऊपर में फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है। 11,666 जो इमीडिएट हर्डल है, इनफैक्ट 645 के लेवल के आसपास से ये रिटर्न हो रहा है। तो कहने के ऊपर के लेवल पे मोमेंटम नहीं है बट अगेन द गुड पार्ट इज कि नीचे में 11,550 के सपोर्ट को भी ये रेस्पेक्ट देना चाहता है। तो एज ऑफ नाउ तो ऐसा ही लग रहा है कि हम दायरे में ऑफिस फंसते हुए नजर आएंगे। नीचे में 11,550, ऊपर में 11,700, ये ट्रेडिंग रेंज है वो आने वाली 2 से 3 दिनों में बनती हुई नजर आएगी। नीचे में देखिए 11,500 के पुट में इंटेक्ट है और ऊपर में कॉल में राइटिंग 11,700 पे आ रही है, तो वो भी यही तथ्य बता रहा है। तो 11,500 से लेकर 700 की रेंज के बीच में हम कामकाज, 11,550 से 700 की रेंज में हम कामकाज करते हुए नजर आएंगे। चंदन जी नमस्कार, मैं शैल बोल रहा हूँ बॉम्बे स्टूडियो से। आपके लिए 2 प्रश्न। एक तो बाजार बिल्कुल डिफेंसिव है जिस हिसाब से हम देख रहे हैं फ्रंट कैप फार्मा और मिड कैप फार्मा में बाइंग चल रही है और एफएमसीजी में भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं दिग्गज जो थोड़ा तेज़ी दिखा रहे हैं, खासकर हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपकी प्लानिंग क्या होगी एक्सपायरी तक? आप कौन कौन से शेयर्स जो है वो लेना चाहेंगे और कुछ ऐसी शॉर्ट पोजिशंस जो आप इस वक्त करना चाहेंगे? जी देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी हमारा वेट एंड वॉच रहेगा। हम ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अब 2 दिन के बाद में न्यूज़ सीरीज रहेगी जिसमें विक्स है वो ऑलरेडी 26 के आसपास हो चुका है और 30-32 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी की आईवी में काफ़ी जंप होने लग गए। हम ऑप्शन राइटिंग करके भी यहाँ पे ट्रेड करते थे, स्ट्रेटेजी बनाते थे बट अब डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे करने पड़ेंगे या फिर आयरन बटरफ्लाई या फिर स्टडल स्ट्रिंगल जैसे स्ट्रेटेजी को यूज़ करना पड़ेगा। स्टॉक्स की बात करें तो वेरी सिलेक्टिव ट्रेड्स यहाँ पे रहेंगे। हम गुड क्वालिटी और आउट परफॉर्मेंस काउंटर को ही टच करना पसंद करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 3 ट्रेड यहाँ पे नोटिस किए हैं। पहला ट्रेड यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ है। देखिए बाजार के थोड़े से झुकाव के बावजूद भी काउंटर अपने आप को होल्ड कर रहा है। पिछले 3 वीक के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है और 10-12 दिन के बाद में इसने इमीडिएट हर्डल 370 को डिसाइसिव होल्ड करके उसके ऊपर कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। उसके अलावा एनबीएफसी काउंटर और मेटल काउंटर में हमें वीकनेस लग रही है। मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी काउंटर यहाँ पे प्रेशर रहना चाहिए और मेटल काउंटर में भी यहाँ पे प्रेशर बनना चाहिए। और कौन से वो स्टॉक्स हैं एनबीएफसी और मेटल्स में जहाँ आपको लगता है दबाव बनेगा? जी हाँ देखिए यहाँ पे सेलिंग के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हमने सेलेक्ट किया है। देखिए काउंटर ने पिछले लगभग 7 वीक के बाद में इसका कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया है। इसका जो मल्टीपल सपोर्ट था 1180 उसको तोड़ दिया है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे 2 दिन से कामकाज कर रहा है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 1180 का स्टॉप लॉस, 1122 तक के डाउन साइड टारगेट। और उसके अलावा मेटल में हमें मानना है कि टाटा स्टील में यहाँ पे बिकवाली हावी रहेगी। देखिए ऊपर में यहाँ पे कॉल राइटिंग होना स्टार्ट हो गई और मल्टीपल जो इसका सपोर्ट था 535, 537 उसको तोड़ के कामकाज कर रहा है। तो नीचे में 520, 517 तक के लेवल टाटा स्टील में बन सकते हैं। चलिए टाटा स्टील में 510, 512 के लेवल्स देख रहे हैं चंदन जी। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो लगातार 4 दिन से गिरे जा रहा है उसमें भी इनकी एक सेल कॉल है। टारगेट 1122, इस वक्त लगभग 1160 रुपए के आसपास चलता हुआ। गौरव बिस्सा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी आपका स्वागत है। बताइए कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र है इस वक्त? गुड मॉर्निंग। शेयर्स की अगर बात कीजिए तो पहला जो रिकमेंडेशन है वो है इन्फोसिस पे, जहाँ पे हमने देखा है कि नतीजों के बाद में एक अच्छा डिप हमको देखने मिला था, लेकिन 700 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभरते हुए आ रहा है, जहाँ पर 200 डीएमए भी है, जहाँ पे अच्छी खासी पुट में राइटिंग भी हो रही है
और एक डेली चार्ट्स पे एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बने हैं, हम इसको बुलिश शार्क पैटर्न कहते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है अलग अलग पैटर्न्स और डेटा का, जहाँ पे लग रहा है कि ये से यहाँ से अच्छा एक मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा भाग चुका है, तो यहाँ पे भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा वो 710 का होगा, और ऊपर में आप 740 से 750 के लेवल्स के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जैसे भी चंदन ने कहा कि ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, दायरे के बाहर निकला है, तो अगर करंट लेवल सस्टेन होते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है, तकरीबन 390 के करीब। तो 367 तक का स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। तो ये दो स्टॉक जो है ये फिलहाल मुझे एक्सपायरी के लेवल तक के लिए मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न्स में आपको देखने मिल सकते हैं। राइट, तो आईसीआईसीआई प्रूफ ये दोनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आप उनको पसंद है, लेकिन मार्केट पर रखिएगा नज़र, क्योंकि देखिए अब मिड कैप इंडेक्स में प्रेशर और गहराने लगा और ये अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि अभी भी बढ़ने वाले शेयर थोड़े से ज़्यादा हैं गिरने वाले शेयरों के मुकाबले, लेकिन आप देखिए अब सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी भी एक बार लाल निशान में आ चुके हैं। तो दबाव चौतरफा देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं DHFL अब ऊपरी स्तरों से 3.5-4% नीचे हो चुका है। इंडिया सीमेंट में दबाव, इन्फीबीम, साउथ इंडियन बैंक, IRB इंफ्रा, कर्नाटक बैंक, ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने हाईएस्ट से देखिए तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगे हैं। तो एक बार फिर से मार्केट पर प्रेशर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। हेमंत जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए निफ्टी जैसा कि आपने बताया 6 पॉइंट नीचे चल रहा है। चलिए इसकी कंट्रीब्यूशन प्लेट देखते हैं, कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनकी वजह से ये इंडेक्स ऊपरी स्थल से नीचे आया है और कौन कौन से ऐसे जिनकी वजह से ये इंडेक्स थोड़ा ऊपर रहा है। ये देखिए दिग्गज बिल्कुल L&T, HDFC लगभग 4 और 5 पॉइंट के गिरावट लाते हुए इंडेक्स में। TCS जो पिछले 3-4 दिन से तेज़ी में था आज 4 पॉइंट की गिरावट लाता हुआ, और गेल चौथे दिन लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है। आज इन्होंने माफ़ कीजिए कल इन्होंने एक बिड डाली है IL&FS के विंड एसेट्स के लिए, लगभग 4800 करोड़ रुपए की बिड, 5 करोड़ रुपए मेगावाट के करीब जो इन्होंने बिड डाली है। जी हाँ, वो दिख ही रहा है शेयर में, आप देख लीजिए लगातार 4 दिन से गिरता जा रहा है। इसकी वजह से 34 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में है। कंट्रीब्यूटर्स देखते हैं वो जिनकी वजह से निफ्टी थोड़ा ऊपर रहा दिन में, उनमें ज़रूर फार्मा शेयर्स हैं। ये देखिए रिलायंस की वजह से 6 पॉइंट ऊपर, HDFC बैंक की वजह से 3-3.25 पॉइंट ऊपर, इन्फोसिस 3 पॉइंट ऊपर और जी एंटरटेनमेंट की वजह से 2 पॉइंट ऊपर। कुल मिला के 26 पॉइंट इन शेयर्स की वजह से तेज़ी, और ओवरऑल 6 पॉइंट नीचे निफ्टी इस वक्त 11,587 पे। इसी तरीके से बैंक निफ्टी पर नज़र डालते हैं, लगभग 200 पॉइंट ऊपर था कुछ समय पहले, उसमें इस वक्त ऊपर की लेवल से गिरावट आ रही है, 29,722 के लगभग चलता रहा। इसमें सिर्फ 32 पॉइंट बचे हैं। जब हमने ये शो शुरू किया था उसमें 70 पॉइंट की तेज़ी थी और लगभग 1 घंटे पहले 200 पॉइंट की तेज़ी थी। तो लगातार ऊपर से सेलिंग आती जा रही है निफ्टी के शेयर्स, बैंक निफ्टी के शेयर्स में। और ये देखिए ऐसे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिनकी वजह से ये गिरावट है। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और RBL बैंक, कुल मिला के 35 पॉइंट की गिरावट इन 4 शेयर्स की वजह से। बिल्कुल, तो दबाव वाले स्टॉक्स देखिए अब बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके मिड कैप इंडेक्स में। खास तौर पर हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे L&T की, आप अभी बता रहे थे। L&T देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाने के बाद चंदन जी थोड़ा सा फिसलने लगा है। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है उनको कौन से लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? ट्यूबरो लगातार पिछले 4 वीक से बिकवाली के घेरे में है, और इनफैक्ट पिछले 4 वीक में बाजार में थोड़ी सी स्टेबिलिटी हुई थी, बट इस काउंटर में लगातार शॉर्ट्स बन रहे हैं। इमीडिएट जो सपोर्ट था इसने लगभग 1350-1355 उसको तोड़ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1355-60 के ऊपर नहीं निकलता तब तक वीकनेस रहेगी, और ट्रेडर्स को पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे में यहाँ पे 1325 तक के डाउन साइड टारगेट्स भी ओपन हो सकते हैं। ऑलराइट, तो L&T के ऊपर रखिएगा नज़र। और देखिए कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में तेज दबाव के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट ये सूचकांक देखिए कैपिटल गुड्स इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरने वाले सूचकांकों में शामिल है। लेकिन अर्निंग सीजन चल रहा है और हम आपको मुलाकात कराते हैं कई कंपनियों की जिनके नतीजे आ रहे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस की बात करते हैं, चौथी तिमाही के अच्छे नतीजे इन्होंने कल जारी किए। बैंक का मुनाफा देखिए 42% बढ़ा है और NII में करीब 35% का उछाल देखने को मिला है। चौथी तिमाही में AU स्मॉल फाइनेंस के NPAs में भी कमी देखने को मिली है। नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO संजय अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब स्वागत है CNBC आवाज़ पर। बताइए कैसी रही बीती तिमाही आपके लिए? सो आई थिंक आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस शो में मुझे आने के लिए। और आप देख ही रहे हैं कि हमें 2 साल हो गए हैं बैंक को बनाए हुए,
और इस 2 साल में काफ़ी हमने सीखा है। और बिकॉज हम लोग एज ए 22 साल तक NBFC चला रहे थे, बट अब कैसे बैंक को बनाना चाहिए, बैंक में क्या चैलेंज आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हैं। सो काफ़ी 8 क्वार्टर हो गए एज ए बैंक बनाए हुए, और ये लास्ट क्वार्टर सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था बिकॉज जो चीज़ें हमने पूरे 8 साल क्वार्टर में सीखी उसको काफ़ी इम्प्लीमेंट किया इस लास्ट क्वार्टर के अंदर। चाहे वो हमारी एसेट की एक जो सोच थी कि वो हमें कैसे बनाना चाहिए, उस पर कितनी ईल्ड आनी चाहिए, हमारी डिपॉजिट कैसे बननी चाहिए, डिपॉजिट पे क्या रेट देनी चाहिए, ओवरऑल जो कॉस्ट था उस पर कैसे काम करना चाहिए, फ्यूचर स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से हमारे फ्यूचर के हिसाब से ये जो लास्ट क्वार्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वार्टर रहा है, और इसीलिए आपको ये जो दिख रहा है रिजल्ट उसी की वजह से है। और आपने देखा होगा कि इस साल हमने हमारा सेकेंड ईयर ही है ये एज ए बैंक, लेकिन हमने ओवरऑल 30% प्रॉफिट ग्रोथ किया है लास्ट ईयर के से। क्वार्टर टू क्वार्टर 42% हुआ है। हमारी एसेट ग्रोथ अराउंड 50% है। हमने ओवरऑल डिपॉजिट जो 17,000 करोड़ किया है, और उसका मतलब ये है कि जो जितना हमने इंक्रीमेंटली एसेट बनाया बैंक के प्लेटफॉर्म पे उतना डिपॉजिट से फंड करा दिया है। तो वो भी एक अच्छा साइन है कि हमारी डिपॉजिट फ्रेंचाइज भी आगे बढ़ रही है। अग्रवाल साहब, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। ये आपने जो नंबर्स बताए बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस और बेहतरीन है। मेरे प्रश्न सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा है। RBI ने 2 रेट कट्स करे जिसकी वजह से उम्मीद ये की जा रही थी कि ट्रांसमिशन होगा, लेकिन वो कई सारे बैंक्स की बैलेंस शीट्स में, रिजल्ट्स में अभी तक होता प्रतीत नहीं दिख रहा। आपकी क्या राय है कि कब तक ये ट्रांसमिशन होगा जो रेट कट्स हुए हैं, और कब तक जो बोरोवर्स हैं उनको ये फ़ायदा मिलेगा? इससे सभी को फ़ायदा है कि भाई आपके NPAs कम होते हैं, क्रेडिट ग्रोथ गिरती है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है। आपकी क्या राय है कि आपको ये कहाँ लगता है ट्रांसमिशन होता हुआ और कब तक? देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और हम अभी बैंक 2 साल में बने हैं, और हमारा कॉस्ट वैसे भी एलिवेटेड है बिकॉज हम नई फ्रेंचाइज हैं। डिपॉजिट हमको अभी ज़्यादा रेट दे के लेके आनी पड़ती है, और जैसे हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 2 साल में 7.2 है। और ये जो रेट कट है उसका इफेक्ट अभी AU जैसे बैंक पे कम पड़ता है, क्योंकि हमारा RBI से बोरोइंग या अदर जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस पर कम रिलायंस है अभी हमारा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको बड़े बैंकों से पूछना पड़ेगा, बिकॉज वो ज़्यादा ड्राइव करते हैं इन सब मैट्रिक्स को, बिकॉज कि क्या रेट पे कब वो रेट कट देंगे या रेट इफेक्ट होगा। बट हमको ऐसा लगता है AU लेवल पे हम लोग काफ़ी अगले साल, इस साल जब हमारी रिटेल डिपॉजिट पे काम करेंगे, हमने भी हमारी प्राइस कट करी है 25 पैसे के आसपास ऑन डिपॉजिट्स। वो काफ़ी हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे फर्क डालेगी, एंड देन इवेंचुअली दिस क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में हमारी लैंडिंग रेट भी कम होंगी। जी अग्रवाल साहब, ज़रा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे बात करते हैं। आपके हिसाब से जहाँ आप लेंडिंग करते हैं, जिन जिन सेक्टर्स में, कहाँ पे आपको अभी स्ट्रेस जो है वो लगातार दिख रहा है, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये स्ट्रेस जो है थोड़ा रिलीज़ हुआ है? आपके जो ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो लगभग 13 क्वार्टर से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारा जो जैसे AU का जो NPA बढ़ना का कारण है वो NPA क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है जी। बिकॉज हम जब AU जब NBFC था तब हमारी 150 डेज 180 डेज क्लासिफिकेशन होता था, और वो अब बढ़ के हो गया 90 डेज पे, राइट। और एक और इस क्लासिफिकेशन में इंक्रीज हो जाता है कि बैंक प्लेटफॉर्म पे यदि एक बार कोई NPA टैग हो जाता है और पूरा ओवरड्यू पे नहीं करता है तो वो NPA रहता है जब तक, जो कि NBFC पे नहीं होता था। तो ये काफी जो आपको दिख रहा है कि हमारा NPA बढ़ा है वो बिकॉज क्लासिफिकेशन से बढ़ा है, और जब भी जो ऑप्टिक्स नंबर है वो हमारा एक रेंज में ही है, वो जो 2% है ग्रॉस, और नेट NPA 1.3 है। हमारा जो NCL है, जो हम P&L को हिट करते हैं नेट क्रेडिट लॉस, वो करीब करीब 0 है। तो कवरेज भी 37% है NPA का। ओवरऑल हमारी पोजीशन ठीक है, लेकिन और इसी वजह से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगा कि 2 साल में किसी भी एसेट क्लास पे AU को बहुत स्ट्रेस आया हो, चाहे वो व्हील्स हो, चाहे वो SBL हो, चाहे वो SME मिड कॉर्पोरेट हो। काफी जब यदि आपको स्ट्रेस ही नहीं आया हो तो रिलीज कैसे होगा? आई थिंक वी आर शेपिंग अप वेल। मतलब हमारा जो पूरा बुक है वो एक रेंज में घूमता है, हम प्राइस भी 15 से ऊपर करते हैं, तो नेचुरली एक आदमी के पास थोड़ी सी रिपेमेंट कैपेसिटी इतनी कंफर्म नहीं होती है, वो डेली कमाता है, डेली चुकाता है। बट ओवरऑल हमने हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसे बिल्ड किया है कि हमको NCL नहीं हो, राइट? तो वी आर नॉट टू वरीड अबाउट आवर
NPA here and there because we are secure, हम secure करते हैं loans भी, और customer में बहुत हमारी पकड़ है, so we know his around him very well. ठीक बात है. So that is our strength. अच्छा, ये जो अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, मैं आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मदर जो हैं वो अब वोट डालने गई थी. कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना वोट डालने गए थे और अमित शाह वोट डालने गए थे, और अब आपने अभी हाल ही में अपनी स्क्रीन पर देखा उनकी मदर जो है वो वोट डाल के अभी अब गाड़ी में बैठ रही थी. लेकिन हम आखिरी सवाल सर आपसे, हेडलाइन नंबर्स की तो हमने बात करी और आपने भी कहा बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन NIMs की बात करते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और ये 8 क्वार्टर से आप देखिए लगातार घट रहे हैं. ये बताइए कहाँ पर जाकर ये स्टेबल होंगे और NIMs पर आपका आउटलुक क्या है? सो आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज देखिए जब बैंक हम बनते हैं ना तो थोड़ा कस्टमर से एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि बैंक सस्ती रेट पे रेट देगा, और तो हम लोगों ने पिछले 8 क्वार्टर में प्रेशर भी बहुत था सिस्टम का, बिकॉज काफ़ी कंपटीशन था, काफ़ी नए प्लेयर आ रहे थे, नए बैंक आ रहे थे. सो जो आपके पास एक पावर होती है प्राइसिंग करने की वो नहीं थी. लेकिन सितंबर अक्टूबर में जब से NBFC क्राइसिस हुआ, कंपटीशन काफ़ी रिलीव हुआ और हम लोग हमारी जो एसेट प्राइसिंग की पावर होती है उसको वापस उसको यूज़ किया, और पिछले 2 क्वार्टर में हम लोगों ने करीब 100 बेसिस पॉइंट से हमारा जो यील्ड है वो बढ़ा दिया है. लेकिन इसका इफेक्ट आपको क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में आएगा. लार्जली यदि हमारी NIA विच इज यदि वो 5% की रेंज में रहती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, वी शुड बी वेरी हैप्पी. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, आप गुड लक आगे की क्वार्टर के लिए. धन्यवाद आपका CNBC आवाज़ पर आज जुड़ने के लिए. इस बीच देखिए बाजार का मूड भी सुधरता हुआ 50 पॉइंट ऊपर अब बैंक निफ्टी पहुंच गया, तो वॉलेटाइल सेशन है. वापस से कोशिश हो रही है 11,600 के ऊपर देखिए निफ्टी भी निकल चुका है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है. आज हम सुबह भी कह रहे थे HPCL देखिए ये स्टॉक्स भाग रहे हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है आज के सत्र में. ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स पे एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है. तो फार्मा की तेज़ी बढ़ती जा रही है, और एक फार्मा स्टॉक का जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं गौरव जी, वो है सन फार्मा. पिछले 5-10 मिनटों में देखिए अच्छा उछाल इस स्टॉक ने दिखाया है. बाकी फार्मा स्टॉक्स के साथ ये भी भाग रहा है. ल्यूपिन तो गैप अप ही खुला और उसके बाद भागा, लेकिन सन फार्मा पर कोई राय? स्पार्क भी इसके पीछे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है. दोनों ही चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, अगर सन फार्मा की बात की जाए तो थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाने के बाद में ये मोटा मोटी एक रेंज में ही रहा है, जहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल है वो आपका 475-480 का है, और एक अच्छा सपोर्ट आपका 450 के आसपास में है. तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर किसी को बाय करना है तो कोई डिप अगर मिलती है 455 के करीब तो बाय कीजिए. 442 का आप स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 475 का इसमें टारगेट होगा. यहाँ पे अग्रेसिव मैं सलाह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि चार से बहुत ज़्यादा बेहतरीन कहूँ वैसा नहीं लग रहा है. सपोर्ट से थोड़े बहुत नीचे है. और ये बात स्पार्क की, तो फिलहाल जो अगर देखा जाए, अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखा जाए, मैं अगर 4 या 5 महीने करूँ तो वो फिलहाल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है. सपोर्ट्स के तौर पर अगर देखा जाए तो बस मूविंग एवरेज के बाजू में है, तो वो हिसाब से थोड़ा बाउंस पे देखने मिल जाए. तो दोनों में कंपेयर करें तो सन फार्मा बेटर है, और उसको भी मैं डिप्स की बात करने की सलाह दूंगा. मैं स्पार्क में थोड़ा बच के रहिए. यहाँ पे अगर करंट लेवल सस्टेन नहीं होते हैं तो प्रेशर और बढ़ सकता है. जी चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए. बात फार्मा सेक्टर की हो रही है, लूपिन पे थोड़ा नज़र डालते हैं. 2 महीने के हाई पे पिछला ये लेवल देखा गया था फरवरी के पहले हफ्ते में. इस वक्त अगर आप कोई भी पैरामीटर देखें FNO में, चाहे इसकी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन हो, चाहे प्राइस हो या वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, वो सब हो रहा है. आपकी राय ल्यूपिन पे इस प्राइस पे लगभग 843 रुपये? जी हाँ, देखिए ल्यूपिन में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, और इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे अपमूव बना है. 3 दिन पहले जो स्विंग हाई मारा था 844-45 वो सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 888-890 तक के लेवल छूने के पोटेंशियल रख रहा है. काउंटर में ओवरऑल लॉन्ग के बिल्टअप है, आज भी देखिए 6-7% का वाई बढ़ा है. तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम है. 888-890 तक के अपमूव के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता है. अच्छा, डॉक्टर रेड्डीज एक और ऐसा स्टॉक है जो देखिए भाग रहा है, और पिछले कुछ दिनों में इसने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया है तेजी की तरफ. सन फार्मा पर अभी हमने बात करी. चंदन जी, डॉक्टर रेड्डीज पर कोई व्यू और एक हफ्ते का चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब? याद है हाल ही में हमने एक शो भी किया था जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे एक स्टॉक फार्मा में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, उसमें ये भी निकल कर आया था. डॉक्टर रेड्डीज आपको कैसा लगता है? जी देखिए, इमीडिएट में 2880 तक के लेवल बन रहे हैं, और कंसोलिडेटिव मूव के साथ में हर डिप्स में बाइंग आ रही है.
पिछले 2-3 दिन में कंसोलिडेशन हुआ, नीचे में 2775 2780 पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। आज ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है और फॉलो अप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी फार्मा काउंटर में बाइंग है तो लग रहा है आज ब्रेकआउट हो जाएगा 2880 और वो निकल जाता है तो 2950 तक के लेवल भी बन जाएंगे। चलिए बात फार्मा की चल रही है और हमने अभी तक डिस्कस किया लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, और ऐसा कैसे हो सकता है कि बात सिप्ला की ना हो। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं हेमंत जी जो फार्मा स्पेस में इस एक्सपायरी में ऊपर हैं। लुपिन की बात हो चुकी, एक और स्टॉक है सिप्ला, लगभग 7% इसने तरक्की करी है इस एक्सपायरी में अप्रैल में, और इसमें ओपन इंटरेस्ट का इजाफा बहुत बढ़िया है। आपकी राय चंदन जी और गौरव जी दोनों की सिप्ला पर? इस वक्त ये अपने 200 डीएमए के पास भी है इत्तफाकन। जी देखिए, बाकी सब फार्मा के तर्ज पे इस काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट है और इनफैक्ट पिछले 4 वीक से यहाँ पे लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और जब तक प्रीवियस वीक का लो जो लगभग 553 के आसपास है वो नहीं तोड़ता तब तक ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 553 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 585 588 तक के लेवल इस सिप्ला में भी बनने चाहिए। गौरव जी आपकी राय सिप्ला पर? ये कल आपके ही चैनल पे मैंने राय दी थी 562 560 के करीब था, तभी कि आप बाय कर सकते हैं सिप्ला। 580 का इसमें टारगेट होगा तो तकरीबन वो लेवल एक ही दिन में टेस्ट कर लिया है, तो मैं रिस्क के लिए ही वेट करूंगा। ब्रेकआउट अच्छे हैं, इसके अंदर मोमेंटम है कि एक बार 600 को पार कर सकता है। आपने सही कहा कि 200 डीएमए के करीब है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको अटकन देखने मिल सकती है, लेकिन इसीलिए डिप में अगर बाय करते हैं तो 558 की स्टॉप लॉस से कोई डिप अगर मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं सिप्ला को। आप देखिए डिफेंसिव में बाइंग हो रही है। HUL एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। ये लाल निशान से अब हरे निशान में भी आ गया। ITC तो स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखा ही रहा था, लेकिन अभी अभी आप देखिए HUL भी लाल से हरे निशान में आया। चंदन जी कोई व्यू HUL ITC पर आपका? ये देखिए HUL हम यहाँ पे लगातार पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। नीचे में 1650 के आसपास का बॉटम बनाया, 1700 के आसपास हमने एंट्री यहाँ पे की है और देखिए अपमूव के बाद में अब 50 DMA के आसपास पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट की गिरावट के बावजूद भी स्टॉक सरेंडर नहीं कर रहा। वो इंडिकेट कर रहा है कि अब नई स्ट्रेंथ यहाँ पे बन सकती है। तो मेरे हिसाब से 1718 1720 का सपोर्ट अब बन जाएगा और ऊपर में 1770 1780 तक के लेवल इसमें बन सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है और एक डिफेंसिव नेचर भी इस काउंटर का है। थोड़ा सा फॉलोअप मिलते ही यहाँ पे 3-3.5% का अपमूव बन जाएगा। दूसरी तरफ ITC की बात करें, लास्ट सीरीज में ITC ने अच्छा मोमेंटम दिया था बट ऊपर के लेवल पे वापस हर्डल बना क्योंकि ये पॉजिटिव टू रेंज माउंट बायस वाला काउंटर है। 310 के लेवल को पार नहीं कर पाया बट ऊपर से गिरावट हुई है, इसलिए वापस खरीदारी की सलाह रहेगी। इस काउंटर में देखिए 292 का सपोर्ट रहेगा तो लगभग 299 298 के आसपास आए तो 292 का स्टॉप लॉस लगा के 310-12 तक के टारगेट के लिए ITC में भी सलाह रहेगी। चलिए 310 और 312 का टारगेट ITC फ्यूचर्स में। बात चल रही है FMCG काउंटर्स की, बात डिस्कस हुई हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC की। चंदन जी ये प्रश्न आप ही के लिए, मैरिको सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इस महीने FMCG काउंटर्स में, लगभग 8% की तेज़ी और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। ये स्टॉक लगभग 2 महीने की हाई पे चल रहा है, आप इसकी कोई राय देंगे? जी देखिए पिछले 3 एक्सपायरी के गिरावट के बाद में इस सीरीज में लगभग 8-8.5% अप है और ऑलमोस्ट सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। हालांकि मोमेंटम थोड़ा सा डल है बट सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बन सकता है जिसको थोड़ा सा पोजिशनल 2-4 दिन का व्यू लेना है। जरूर मेरे को में बाय कर सकते हैं। स्टॉक का जो अब सपोर्ट उभर के आ रहा है वो लगभग 358 के आसपास रहेगा और ऊपर में 380 तक के लेवल मेरे को में बन सकते हैं। और स्पेशली देखें मोस्ट ऑफ द फार्मा एंड FMCG में बाइंग इंटरेस्ट है और ये जो प्राइस पैटर्न जो पॉजिटिव है वो इनफैक्ट इस मोमेंटम को और इंटेक्ट बना के रखेंगे। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नजर। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हम सुबह से कह रहे हैं, आप देखिए अब ये दिन के हाईएस्ट लेवल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पहुंच चुका है और अगर ये मजबूत होगा तो फिर बाजार में मंदी होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी बुल्स को। और आप देखिए ये भी स्टॉक अब दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता हुआ, चलिए